हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। आप सब बहुत अच्छे होंगे ऐसी कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। हम यहां पर इस चैनल के माध्यम से आपको आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके प्रिपरेशन में सहायता कर रहे हैं, जिसमें हमारा एसएससी के एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम, उसके साथ साथ स्टेट में होने वाले सभी एग्ज़ामों में जिन भी एग्ज़ामों में मैथ पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ामों को आप इस एक चैनल के माध्यम से टैकल कर पाएंगे, मैथ का प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जैसे एग्ज़ाम ओरिएंट करवाता है, जिसमें मैथ का अच्छा खासा वेटेज होता है। और आपको पता है कि बिना इस सब्जेक्ट के अच्छे प्रिपरेशन के, अच्छे नॉलेज के आप इन एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते और अच्छे रैंक नहीं ला सकते। उसके साथ साथ बैंकिंग में भी मैथ का अच्छा खासा वेटेज होता है, रेलवे में भी होता है, और स्टेट एग्ज़ाम में जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश एसआई के एग्ज़ामों में अथवा लेखपाल के एग्ज़ामों में या पीईटी जैसे एग्ज़ाम जो कि अलग अलग स्टेट कंडक्ट करवाते हैं एस्पिरेंट्स के लिए स्टेट लेवल पर, उन सभी एग्ज़ामों में जहां पर भी मैथ की रिक्वायरमेंट है, जहां पर भी मैथ एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पूरा प्रिपरेशन इस चैनल पर आपको हम कराएंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं मैथ की, तो मैथ का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आता है वो है कैलकुलेशन। ढेर सारा कैलकुलेशन, ढेर सारे फॉर्मूलेस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और हमें कहीं ना कहीं उनके तरीकों से बचपन से ही कहीं ना कहीं कोई बहुत, अगर किसी ने मैथ में अपने समय अच्छे बिताए हैं, मेहनत की है, तो उसे मैथ सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन टॉपिक लगता है। और कुछ बच्चे निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट से डरते भी हैं। तो उन दोनों के लिए, जिनको मैथोफोबिया है, जिनको मैथ से डर लगता है, हम उनके लिए रीच कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर तरीके से, एक अच्छे रास्ते से हम उनको मैथ में, कॉन्सेप्ट में उनको हम अच्छे स्तर पर ले जाएंगे। और जो बच्चे मैथ में अपने आप को ठीक या प्रोफिशिएंट समझते भी हैं, उनके लिए इस चैप्टर्स में ढेर सारे ऐसे आपको ट्रिक्स और तरीके मिलेंगे जिससे कि आप अपने मैथ के प्रिपरेशन को नए आयाम तक ले जा सकते हैं। तो अब हम इस लेसन को चालू कर रहे हैं, हम इस प्रिपरेशन को चालू करने चल रहे हैं, जिसमें तमाम एग्जाम को हम टैकल करने वाले हैं। तो इस सफर में जो मेरे हिसाब से सबसे पहली जरूरत आपको है वो है कि आप मैथ में, कैलकुलेशन में अच्छे हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं पूरी तरीके से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं। तो अब हम आगे चलते हैं और कैलकुलेशन के छोटे छोटे से लेकर बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स तक के हम सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके टैकल करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो आपको पता है कि पूरे मैथ में, पूरे गणित में हम चाहे जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ लें, मगर जो बेसिक है वो आपका सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही है। यानी यही चार मेजर ऑपरेशन है। अगर इन चारों ऑपरेशंस को हम बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, हल कर पाते हैं, इनमें हम ठीक हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा कैलकुलेशन ठीक है। अब हम यह तय कर लें कि क्या हम इसमें किस हद तक ठीक हैं और किस हद तक की रिक्वायरमेंट है। चलिए बिल्कुल हम इसमें धीरे धीरे करके आगे चलते हैं। हर छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एडिशन पर आते हैं।
निश्चित रूप से जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको पता है कि एडिशन उनके लिए सबसे सारे ऑपरेशंस में सबसे सहज ऑपरेशन है एडिशन। मगर आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर क्या होता है मेरे भाई? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर है कि कम समय में ज्यादा प्रश्न हमें हल करने होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, जो आप जानते भी हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ जैसा कुछ नहीं है, दरअसल उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। इसके कहने का अर्थ यह है कि एक सामान्य व्यक्ति जो किसी भी बैकग्राउंड से पढ़ाई किया हो, उसे सामान्यतः मैथ की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, बस उसी का टेस्ट किया जाता है। मगर यहां जरूरत है कि आपके पास बढ़िया कॉन्सेप्ट हो, ताकि आप एक नियत समय में सवालों के एक नए प्रारूप को समझ पाएं। नए प्रारूप का मतलब यह है कि जब हम सवाल को करने चलते हैं, तो अगर हम टॉपिक देखें तो टॉपिक में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम क्लास 8 तक ना पढ़ चुके हों। एकाध कुछ एडवांस के टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमने 10th में या 11th में पढ़ा होगा, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गई, इस तरीके का लेसन। मगर ज्यादातर लेसन हम 10th लेवल तक ही खत्म कर लेते हैं। फिर ये चैप्टर्स हमारे लिए मुसीबत क्यों बन जाते हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग होता है, और उसके तरीके क्या होते हैं, उसके लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है, ये सारी चीजें ही हमें सीखनी है। जैसा कि निश्चित तौर पर यहां पर लिखे हुए सारे ऑपरेशन आपके लिए कोई नए ऑपरेशन नहीं है, मगर इनको करने के जो अप्रोच होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि सवाल को माइक्रो सेकंड में आप उड़ा दें। तो अगर हम एडिशन की बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम एडिशन की बात करते हैं, जोड़ की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कभी कभी एडिशन करने पर भी हमको थोड़ा समय देना पड़ता है? तो यहां पर आपको अपने कॉन्सेप्ट में क्या चीजें जोड़नी है, यहां पर आपको अपने कॉन्सेप्ट में क्या चीजें जोड़नी है, आप ध्यान दीजिए। हमारे पास डिजिट कितने हैं? अगर इन डिजिट का हम क्लस्टर समझ पाए, क्लस्टर मींस क्लस्टर मींस समझने की बात करिए मेरे भाई। जैसे कि मेरे पास कोई संख्या आ गई, तो हम इसको जोड़ते वक्त क्या सोचते हैं? जनरली हम इसको एक बच्चे की तरह जोड़ना चालू करते हैं, जबकि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 35 है, ये 35 है, इसका मतलब ये 70 हो जाएगा। चूंकि इसके पीछे एक डिजिट और है, इसलिए एक डिजिट मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। और ये 7 और 6 कितना होता है मेरे भाई? 13 होता है। तो आंसर क्या हुआ? चेक करिए, मुझे बताइए आप इस चीज को कि अगर जब मेरे पास कोई संख्या आती है तो हमारा ध्यान इसको किस प्रकार से जोड़ने पर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि अगर हम ध्यान दें तो 58 और 42 ही 100 हो जाता है, और 8 6 का हमें 14 लेना है। बताइए, 58 और 42 ही 100 हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, कि 58 और 42 ही 100 हो जाता है, इसके बाद एक अंक और है, इसलिए हमने यहां 0 लगा दिया। और 8 और 6 अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि इसकी वैल्यू 14 होती है, तो कुल मिलाकर हमारे पास आंसर क्या आ गया मेरे भाई?
बहुत छोटी चीज है। बेसिकली बहुत लोगों को लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, मगर मैं जानता हूं कि अगर आपको सवाल लगाते वक्त आपके सामने देखिए भाई दो तरह की समस्याएं आती हैं। पहली समस्या आपको आएगी किसी भी एग्जाम में सवाल की वर्डिंग यानी उसकी भाषा को समझने में, उसकी भाषा को समझने में दिक्कत आएगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है मेरे भाई, इसका अर्थ यह है कि प्रश्न दिया रहेगा और प्रश्न के आंसर प्रश्न के सामने होंगे। हम बचपन में भी जब सवाल लगाते थे तो कहते थे कि आंसर सामने रखिए, तो अभी देखिए सवाल हम लगा देते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जब प्रश्न के पास उसका आंसर लिखा हो तो हम उस प्रश्न को ज्यादा संभावना होती है कि जल्दी से कर पाए। यह चीज एग्जामिनर भी जानता है कि मैं प्रश्न देकर उसके ऑप्शन यानी आंसर उसके सामने रख रहा हूं, इसका मतलब वह व्यक्ति उस प्रश्न को ज्यादा सुविधा से हल कर सकता है। इसलिए उसका जोर रहता है कि वह प्रश्न की भाषा इस तरीके से कर दे ताकि प्रश्न की पूरी वो कहना क्या चाहता है, उसका डिमांड क्या है, निकालना क्या है, ये चीजें आप समझने में थोड़ा समय लगा दें। और आपने समय लगाया कि उसकी मंशा पूरी हो गई। क्योंकि सारा खेल यहां ऐसा है ही नहीं कि आप सवाल नहीं लगा सकते। चूंकि मैं ये मान के चलता हूं कि जितने सवाल हैं वो सारे सवाल आप लगा सकते हैं, तो हमें सीखना यह है कि उन सारे सवालों को नियत समय में कैसे लगा दें। तो हर छोटी चीज पर आपको ध्यान देना होगा। तो ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, आंसर सामने है, तो सबसे पहली दिक्कत आपके सामने वर्डिंग की होगी। तो मेरी आपसे यह एक राय है कि आप प्रतिदिन 10 बेहतरीन सवालों की वर्डिंग पढ़िए। यानी आप प्रीवियस ईयर में जाइए, कोई भी बुक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाइए और 10 ऐसे प्रश्न जिनमें ढेर सारी वर्डिंग लिखी हो, जैसे कहानी की तरह 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन के सवाल होते हैं। ज्यादातर आपको सीआई में मिल जाएंगे, परसेंटेज में मिल जाएंगे, टाइम वर्क में मिल जाएंगे, टाइम स्पीड में मिल जाएंगे। आप देखेंगे ऐसे बड़े सवाल मिल जाते हैं जिनमें ढेर सारी वर्डिंग होती है और अक्सर बच्चा ढेर सारी वर्डिंग देखकर ही पीछे हट जाता है। तो जो ढेर सारी वर्डिंग है मेरे भाई, उनको समझना यानी सवाल को पढ़ के 5 से 7 सेकंड के अंदर सवाल की डिमांड क्या है, सवाल की जरूरत क्या है, यह समझ पाना हमारा पहला टैक्टिक होता है। दूसरा होता है, अब सवाल मुझको समझ में आ गया है तो सवाल के वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो कैलकुलेट करते वक्त अगर हम एक साधारण प्राणी की तरह, जैसे कि एक स्कूलिंग नेचर का बच्चा कैलकुलेट करता है, अगर हम वैसे थियरी से कैलकुलेट करते हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे यह बताइए कि 10,000 पोस्ट के लिए अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और 5 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं और वो सारे बच्चे स्कूल से पढ़ के गए हैं, तो निश्चित रूप से आपने ऐसा क्या खास अटेम्प्ट किया जिसकी वजह से उस 10,000 में आपका नाम होना चाहिए। यानी हम वो रास्ता नहीं चयन कर सकते जिसको आम जनता जानती है, जिसको सारे लोग जानते हैं। क्योंकि सारे लोग अगर वही तरीका जानते हैं तो सभी उस तरीके को अप्लाई करेंगे, तो निश्चित रूप से 5 लाख लोग तो सीट में नहीं आ सकते, क्योंकि सीट तो 10,000 लोगों की है। तो निश्चित रूप से हमें ऐसे टैक्टिक्स यूज करने पड़ेंगे जिससे कि हम सबसे आगे और सबसे तेज चीजों को कर पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कारण आप समझ पाए होंगे कि क्यों मैं छोटी से छोटी चीजों पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। ठीक है ना सर, आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं को मैं ऐड करने जाता हूं, तो सबसे पहले मुझे ध्यान ये देना होना चाहिए कि भाई हम सवालों के क्लस्टर कैसे बनाएं। जैसे यहां पर 58 है, यहां पर 22 है, आपको तुरंत इनकी वैल्यू 80 समझनी है। इनके पीछे एक संख्या है जिसकी वजह से हमने यहां 0 लिया। 8 7 का 15 हुआ, क्या वैल्यू मेरी आ गई। अगर आप सोच कर देखें तो इन प्रश्नों को आप पेन नहीं उठाएंगे और ये हल हो जाएंगे। और इस तरीके की छोटी छोटी प्रैक्टिस जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, जब तक आपको चाहिए पोस्ट चाहिए, एग्जाम क्रैक करना है, आप आदत बना लीजिए। रोज मॉर्निंग में उठिए सुबह और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही कम से कम आधे घंटे का कैलकुलेशन आपको रोज करना है। मेरे भाई आधे घंटे का कैलकुलेशन आपको रोज करना है। अगर आप प्रतिदिन आधे घंटे कैलकुलेशन करते हैं और 10 सवालों की वर्डिंग पढ़ते हैं, मैं आपको गारंटी से कह सक रहा हूं कि 30 से 40% एस्पिरेंट जो एग्जाम के लिए सीरियस हैं उनसे बेवजह ही आप आगे हो जाएंगे। 30 से 40% एस्पिरेंट जो एग्जाम देने के लिए सीरियस हैं उनसे आप आगे हो जाएंगे। केवल 2 यूज आपने टैक्टिक्स का, 2 तरीके आपने यूज किए। पहला, रोज सुबह आधे घंटे का कैलकुलेशन करना है और दूसरा, रोज 10 प्रश्नों की वर्डिंग पढ़नी है। केवल इतना काम करके ही कोई बच्चा 30 से 40% एस्पिरेंट से आगे निकल सकता है। अभी हमने शुरुआत की है, कैलकुलेशन के एक से एक शानदार अप्रोच आपको बताएंगे। मेरे भाई एडिशन में जो मैंने बात बताई, यहां मैं कुछ सिखा नहीं रहा था, ये सारी चीजें आप पहले से जानते हैं।
केवल मैं यह याद दिला रहा हूं कि चीजों को सीधे सीधे करने के बजाय थोड़े से आप कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो आपको जल्दी से उसका आउटकम मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन जब आप करने चलते हैं, जैसे कि मानिए मैं सब्ट्रैक्शन के दो आपको तरीके बताता हूं। पहला, जब आपको किसी वर्किंग बेस या इसे फंक्शनल बेस कहते हैं। किसे फंक्शनल बेस कहते हैं? 10 को, 100 को, 1000 को, 10,000 को, ऐसी संख्याओं को फंक्शनल बेस कहते हैं। जब भी आपको किसी फंक्शनल बेस टाइप नंबर में से किसी को सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे 1000 में से आपको 978 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करते हैं आप कैरी फॉरवर्ड करना चालू करते हैं और दुनिया भर की झंझट अपने सर पे ले लेते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहला जो जीरो है इसको 10 मान लीजिए, जो पहला जीरो है इसको 10 मान लीजिए। उसके बाद के प्रत्येक जीरो को आपको 9 मानना है। उसके बाद के प्रत्येक जीरो को आपको 9 मानना है, बिना किसी कैरी फॉरवर्ड के झंझट के। आपका आंसर आपके पास है। चेक करिए, अगर मैं 10,000 में से 9,853 घटाना चाहता हूं, अगर मैं 10,000 में से 9,853 घटाना चाहता हूं मेरे भाई, क्या करना है हमें पहले जीरो को 10 मानना है। हमें पहले जीरो को 10 मानना है, तो 10 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? उसके बाद के जीरो को क्या मानना है मेरे भाई? उसके बाद के जीरो को आपको 9 मानना है। अगर इसे 9 माना तो 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गया 0 और इस 1 का खेला खत्म। बोलिए हाँ या ना। क्या आपको यह बात सहज लग रही है? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या आप इस टैक्टिक का यूज करके आप इस चीज को कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भैया 10,000 में से मुझे 8,749 सब्ट्रैक्ट करने हैं। 10,000 में से मुझको 8,749 सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्या याद रखना है मुझको कि ये 10 है। अगर ये 10 है तो 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, और उसके बाद के सारे जीरो क्या है मेरे भाई? 9 है। तो 9 में से 4 गए, 9 में से 7 गए, 9 में से 8 गए और 1 का खेला खत्म है। क्या यह आंसर आ गया? क्या इसे करने का जो तरीका आप ट्रेडिशनल जानते हैं, पैरेलल रूप में उसको भी करके देखिए। आप यहां पर अपने तरीके का भी प्रयोग करिए और इस तरीके से भी सवाल को लगाकर देखिए। आपको जो तरीका सुलभ और सहज समझ में आता है उस तरीके का प्रयोग करिए। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 1 लाख है, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 1 लाख है और इसमें से मैं 67,989 घटाना चाहता हूं। मैं इसमें से 67,989 घटाना चाहता हूं। फटाफट से सब्ट्रैक्ट करिए। क्या यह 10 मानते हैं? तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3। क्या आपको यह बात समझ में आई? क्या यह सब्ट्रैक्शन आम सब्ट्रैक्शन से काफी इजी था? क्या हम इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं? अगर हमें, देखिए, मैं यह बात मानता हूं कि किसी एक तरीके का प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता, मगर जहां प्रयोग किया जा सकता है, अगर उस तरीके को आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब आप पीछे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने सब्ट्रैक्शन हैं इसी कैटेगरी में आएंगे, मगर जो इस कैटेगरी में आने वाला सब्ट्रैक्शन है, अगर आप उस चीज को ऐसे नहीं हल कर पाते हैं, यानी आप और लोगों से पीछे हैं। चेक करिए, मैंने कहा कि आप ट्रेडिशनल भी करके देखिए इसको और इस तरीके से भी करके देखिए, आपको फर्क समझ में आएगा। बाकी की चीजें प्रैक्टिस की है मेरे भाई। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे 7,000 में से 578 घटाना है, अब चेक करिए, अभी मैंने फंक्शनल बेस बताया था आपको, अभी मैंने 7,000 ले लिया। जब मैंने 7,000 ले लिया तो इसमें परिवर्तन क्या आया? केवल पहले डिजिट का परिवर्तन आया। तो मैं इसको 1 कम करके यही आंसर लिख सकता हूं। क्या 9 में से 5 घटाकर 4, 9 में से 7 घटाकर 2 और 10 में से 8 घटाकर 2, क्या मैं इस तरीके से आंसर लिख सकता हूं?
चेक करिए मेरे भाई, क्या मैं 18,000 में से, क्या मैं 18,000 में से, ध्यान दीजिए, क्या मैं 18,000 में से 978 घटाने के लिए कहूं, मैं 18,000 में से 978 घटाने के लिए कहूं, तो क्या मुझे 18 को एक कम करके यहां लिख देना है? क्या 9 में से 9 0, 9 में से 7 2, 10 में से 8 2, ये मेरा आंसर है। क्या यह बिल्कुल ठीक है? चेक करिए मेरे भाई, क्या यह बिल्कुल ठीक है? क्या अब मैं 18,000 में से आपसे 5,378 घटाने के लिए कहूं, ध्यान दीजिए, मैं 18,000 में से आपसे 5,378 घटाने के लिए कहूं, बोलिए, क्या मैं इसको एक कम करके उसमें से 5 घटाकर, इसको एक कम करके उसमें से 5 घटाकर यहां आंसर लिख सकता हूं? क्या मैं 9 में से 3 घटा सकता हूं? क्या मैं 9 में से 7 घटा सकता हूं? क्या मैं 10 में से 8 घटा सकता हूं? चेक करिए मेरे भाई, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? क्या मैं 21,000 में से, क्या मैं 21,000 में से 7,898 घटाने के लिए तैयार हूं? क्या आप मेरे साथ तैयार हैं मेरे भाई? आप देखिए, आपको पेशेंस से एक एक चीजें समझकर ध्यान से चलते रहना है। मैंने फंक्शनल बेस से छोटा सा सबसेक्शन चालू किया था, अब उस पर यूज होने वाले ढेर सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता और प्रैक्टिस कराता जाऊंगा। उम्मीद है कि आप ध्यान से इन चीजों को पढ़ेंगे और अपनाएंगे। अगर मैं 21,000 में से 7,898 घटाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि बिना वजह 21 को एक कम कर दो। बिना वजह 21 को एक कम कर दो तो ये कितना हुआ मेरे भाई? 20 हुआ। 20 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 13 आएगा। 20 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 13 आएगा। क्या 9 में से 8 घटाने पर 1 आता है? क्या 9 में से 9 घटाने पर 0 आता है? क्या 10 में से 8 घटाने पर 2 आता है? क्या यह मेरा सब्सट्रैक्शन डन हुआ? चेक करिए मेरे भाई फटाफट से, क्या यह मेरा सब्सट्रैक्शन डन हुआ? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 36,000 में से, 36,000 में से मुझे 5,749, 36,000 में से मुझे 5,749 घटाना है। क्या इसे अनायास एक कम करके, यानी 36 को एक कम करके 35 कर दें, 35 में से 5 खत्म करें, क्या 30 आया? हाँ या ना? क्या इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? कुछ नहीं है। क्या 9 में से 7 गए 2? क्या 9 में से 4 गए 5? क्या 10 में से 9 गए 1? बस ये याद रखना है कि लास्ट डिजिट को 10 समझना है। जो यहां से एक कम किए थे वो आकर यहां जुड़ गया, जो यहां से एक कम किए थे, यानी हर वर्ड में जो आप यहां एक कम कर रहे हैं वो आकर यहां जुड़ जा रहा है। चेक करिए मेरे भाई, क्या आप 49,000 में से 8,789 निकालने के लिए तैयार हैं? चेक करिए मेरे भाई, क्या आप 49,000 में से 8,789 निकालने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको एक कम करते हैं तो ये 48 होता है, 48 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे 40 आएगा। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? क्या 9 में से 7 गए 2 आया? क्या 9 में से 8 गए 1 आया? क्या 10 में से 9 गए 1 आया? क्या ये सब्सट्रैक्शन डन हुआ? चेक करिए मेरे भाई, क्या ये सब्सट्रैक्शन डन हुआ? क्या मैं आपसे यह बात पूछ सकता हूं कि जब मैं 37,000 में से, जब मैं 37,000 में से 21,879 घटाने की बात करता हूं, जब मैं 37,000 में से 21,879 घटाने की बात करता हूं, क्या आपको यह सवाल समझ में आ रहा है? क्या आप इसको टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल, सारे नियम वही है मेरे भाई। इसको एक कम कर दो, 37 को एक कम कर दो, ये क्या हो गया मेरे भाई? ये 36 हो गया। और 36 में से आपने 21 सब्सट्रैक्ट कर दिया। जब आपने से 36 में से 21 सब्सट्रैक्ट किया, कितना आया मेरे भाई? फटाफट से बताइए। 36 में से
36 में से 21 सब्सट्रैक्ट किया कितना आया, 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट किया कितना आया, 9 में से 7 सब्सट्रैक्ट किया कितना आया, 10 में से 9 सब्सट्रैक्ट किया कितना आया। क्या यह आंसर फटाक से आ गया? क्या किसी कैरी के झंझट के बिना, क्या किसी कैरी के झंझट के बिना? देखो आपको एक चीज समझना है, जब हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो स्कूलिंग का मेथड जो हमने सीख रखा है उसमें यह होता है कि सवाल को कर पाना यह हमारे लिए कभी कठिन नहीं होगा। मगर आप ध्यान दीजिए, अगर इसी सवाल को मैं कैरी लेकर करता, यहां से बोरो लेकर करता, तो निश्चित रूप से मेरे दिमाग में एक उलझन बन जाती है कि मैंने इसको 10 बनाया है, इस 10 से एक उधार लिया है तो ये 0, मगर अब मेरे कल्पना में ये 10 बना था और इस 10 ने उधार दिया था तो ये अब 9 बना हुआ है। ये याद रखना और पूरे सवाल के खत्म होने तक इस क्रम पर दिमाग बनाए रखना, ये हमारे लिए एक कठिनाई का काम होता है, सरदर्दी का काम होता है। इसलिए हमें ऐसे तरीकों की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे आप जैसे जैसे गंभीरता में उतरते जाएंगे, धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको महसूस होगा कि हमें ऐसे तरीकों की जरूरत है। मैं पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से टीचिंग कर रहा हूं मेरे भाई, जिसमें एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों शामिल हैं। या अनुभव के आधार पर मैं आपके लिए एक रास्ता तैयार कर रहा हूं। आप अगर चुपचाप मेरा उंगली पकड़कर इस रास्ते पे चलते जाएंगे, थोड़ा सा समय आप दीजिए, आपको अपने आप महसूस होने लगेगा कि हां हम बेहतर कंडीशन में आ गए हैं अपने आप। अदरवाइज आप एस्पिरेंट से पूछिए, बहुत पढ़ाई करने के बाद जब वो एग्जाम फेल हो जाते हैं, कोई उनसे पूछता है भाई फेल होने का कारण क्या था, तो कहते थे कि भाई समय मैनेज नहीं हो पाया। दरअसल समय जैसी कोई समस्या नहीं होती, समस्या हमारे तरीके में है। तो उस तरीके के उस कॉन्सेप्ट को ठीक करिए, और वही मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूं। 1-2 सवाल और करेंगे, फिर हम मल्टीप्लीकेशन पर आ जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं 48,000 में से 25,786 सब्सट्रैक्ट करूं, अगर मैं 48,000 में से 25,786 सब्सट्रैक्ट करूं, तो आपको क्या करना है, केवल 48 को 1 कम कर देना है। 47 हुआ, 47 में से 25 निकाल दिए, क्या आया मेरे भाई? क्या 9 में से 7 निकालने पर 2 आता है? क्या 9 में से 8 निकालने पर 1 आता है? क्या 10 में से 6 निकालने पर 4 आता है? क्या यह डन हुआ? क्या यह डन हुआ? क्या यह तरीके आपको समझ में आए हैं? तो निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा कि रोज सुबह आधे घंटे का आपको कैलकुलेशन करना है, तो उस आधे घंटे के कैलकुलेशन में लगभग 1 से 2 दिन इस सवाल के इस तरीके को रखिए और रोज 10 से 15 प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिए। ये अपने आप आपके लिए काम करने लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सब्सट्रैक्शन का यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सब्सट्रैक्शन का आपको दूसरा तरीका समझाने चल रहा हूं मेरे भाई। इस तरीके को आपको ध्यान से समझना है, और हर तरीके का उद्देश्य यह है कि सवाल को करते वक्त आपको बहुत ज्यादा सहजता का अनुभव हो। आप सवाल, अब ऐसा नहीं है कि किसी को सब्सट्रैक्शन नहीं आता, ऐसा तो शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको सब्सट्रैक्शन ना आता हो और वो एसएससी या बैंकिंग की तैयारी करने आ गया है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो यानी हम यहां आपको सब्सट्रैक्शन तो सिखा नहीं रहे हैं, हम सिखा रहे हैं कि उस सब्सट्रैक्शन को जिसे आप करते आए हो उसको और सहज तरीके से कैसे किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर आपके सामने एक सवाल है 73,215, ठीक है, ये आपका सब्सटेंट है और इसमें से आपको घटाना है 27,986 को। तरीका क्या बताने वाले हैं, कोई बारो नहीं लेंगे, आराम से इस चीज को समझते चलिए। केवल अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या 5 में से 6 घटाया जा सकता है? केवल अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या 5 में से 6 घटाया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं घटाया जा सकता, तो इसको 15 मान लो। अगर 5 में से 6 नहीं घटाया जा सकता तो इसको 15 मान लो। क्या आप 15 में से 6 घटा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल घटा सकते हैं, तो आंसर लिखो यहां पर। अगर 15 में से 6 घटाया तो बच्चे आंसर क्या आया? आप कहेंगे सर ये 15 कहां से हुआ? उसकी चिंता आप छोड़ दो, केवल यहां आप एक डॉट रखो। तो यहां पर आपको एक डॉट रखना है, नेक्स्ट नंबर पर डॉट रखना है। इस डॉट का मतलब क्या है? जब भी आप किसी संख्या पे एक डॉट रखेंगे तो आपको समझना है ये 7 नहीं अब 8 है। अगर मैंने 8 पर डॉट रखा है तो आपको समझना है ये 8 नहीं अब 9 है। ठीक है, तो फिर अपने आप से वही प्रश्न पूछिए, क्या 1 में से 9 सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है? मेरे भाई क्या 1 में से 9 सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं सब्सट्रैक्ट किया जा सकता, तो मैंने कहा ये 1 को 11 मान लो। अगर 1 में से 9 नहीं सब्सट्रैक्ट हो सकता तो 1 को 11 मान लो। क्या 11 में से 9 सब्सट्रैक्ट होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, आंसर लिखो। बस अब वो 1 11 कैसे हो रहा है उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बस अगले नंबर पर एक डॉट रखना है। बताइए
क्या 2 में से 10 घटेगा? क्या 2 में से 10 घटेगा मेरे भाई? नहीं घटेगा। तो इसको 12 मान लो। अगर 12 में से 9 घटा दिया तो बस आपको क्या करना है, अगले नंबर पे डॉट रखना है। पूछिए अपने आप से, क्या 3 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इसको 13 मान लो। और 13 में से 8 घटा दिया तो अगले में डॉट रखना है। तो 3, 7 में से 3 घटाना है, आंसर आया। आप एक बार इस चीज को इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं करके जरूर देखें, क्योंकि आपका ट्रेडिशनल मेथड एक हाइंड्रेंस है, एक बाधा है। बाधा का मतलब यह होता है जिसे हम कहते हैं स्लैंग। ये वर्ड आप समझिएगा, स्लैंग। क्यों पॉप सिंगर्स, हिप हॉप सिंगर्स, हनी सिंह जैसे सिंगर्स फेमस हो गए? क्योंकि इनके सॉन्ग में स्लैंग नहीं था। इनके सॉन्ग में स्लैंग नहीं था जिससे लोग उस सॉन्ग को गा सके। और हमेशा आप ध्यान दीजिए, आप किसी भी समय में देख लीजिए, वही गाना फेमस होता है जिस गाना को आम व्यक्ति गा सकता है। जो गा पाता है वही गाना फेमस होता है। तो ठीक इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के इस एक्टिविटी में स्लैंग नहीं है। इसको निश्चित रूप से बारो लेकर किया जा सकता है, जिससे सब करते हैं, मगर वह बारो स्लैंगफुल है, स्लैंग से भरा हुआ है। हम स्लैंगनेस यानी स्लैंग को कम करके सब्सट्रैक्शन को सीख रहे हैं, और इस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक संख्या है 7 3 2 4 8, मेरे पास एक संख्या है 7 3 2 4 8, और उसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है 5 3 2 5 8, इसको भी 8 बना देता हूं, 8 6 9। चेक करिए, यह सब्सट्रैक्शन है, यह सब्सट्रैक्शन है। मैंने आपसे कहा क्या 8 में से 9 नहीं घटेगा? आप कहेंगे नहीं घटेगा, तो मैं कह रहा हूं कि इसको 18 मानो। 8 को 18 मानो, 9 घट गया, यहां डॉट रखे। अब ये अच्छा क्या हो गया? 7 हो गया। तो क्या 4 में से 7 निकलेगा? आप कहेंगे नहीं निकलेगा, तो इसे क्या मानना है मेरे भाई? 14 मानना है। क्या 14 में से 7 निकल गया? बिल्कुल निकल गया। फिर चेक करिए, क्या 2 में से 9 घटेगा? बिल्कुल नहीं घटेगा, तो इसको 12 मानिए। 12 में से 9 घट गया, बिल्कुल यहां डॉट रखिए। क्या 3 में से 9 घटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं घटेगा, तो 13 में से 9 घटा दीजिए। बोलिए हाँ या ना। आगे डॉट रख दिया। अब क्या 7 में से 6 घटेगा? बिल्कुल घटेगा। क्या यह आंसर बिना किसी बाधा के आ गया? चेक करिए। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी है, तो आप इस तरीके के सवाल अपने प्रैक्टिस में लीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी हर जानकारी आपके काम की है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ट्रेडिशनल ही ठीक थे, तो आपको मुबारक है। हम आगे चलते हैं कैलकुलेशन के अगले कॉन्सेप्ट की ओर, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डरते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डरते हैं। तो आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाले हैं, यानी हम आपको गुना सिखाएंगे। बिल्कुल, मैं फिर से कह दूं कि कोई भी बच्चा यहां ऐसा नहीं होगा जिसे गुना ना आता हो। यानी हम आपको गुना नहीं सिखाने वाले हैं, हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बुद्धिमान और चतुर बन के गुना जैसी एक्टिविटी को चुटकियों में हल कर सकते हैं, जिसके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके पास होने चाहिए। बस उन्हीं कॉन्सेप्टों से हम आपको भरने की तैयारी कर रहे हैं। आ जाइए मेरे भाई, फटाफट से आ जाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए हमारे लिए, ठीक है। हम आपको सेगमेंट वाइज ले चलेंगे। तो पहला सेगमेंट जो हमारा है, फर्स्ट सेगमेंट है जो वर्किंग बेस पर बेस्ड है। यानी ये वो गुणे हैं जो किसी वर्किंग बेस के आसपास हो। वर्किंग बेस किसे कहते हैं? बहुत शॉर्टकट में समझ लो, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हजार का अंक, ये अपने अपने सेगमेंट में वर्किंग बेस है, ठीक है। समझिए इस बात को। 10 वर्किंग बेस है,
100 वर्किंग बेस है, 1000 वर्किंग बेस है, तो 10 से छोटी 10 से बड़ी संख्याएं जो 10 के आसपास हों, जैसे 8, 9, 12, 14, 100 से बड़ी या 100 से छोटी संख्याएं जो 100 के नजदीक हैं, जैसे 86, 87, 98, 97, 93, 114, 110, 112। इसी तरीके से 1000 के निकट की संख्या है, जैसे 997, 980, 1013, 1012, 1011, जो 1000 से थोड़ा सा कम या ज्यादा हो, यानी लगभग 1000 के पास हो। ऐसी संख्याएं जब हमको गुणा करने के लिए मिलती हैं तो उनमें हमारे अप्रोच क्या होते हैं, इनमें एक एक करके हम समझते हैं। पहला टाइप उन संख्याओं का है जो वर्किंग बेस से छोटे होते हैं। पहले हम उन संख्याओं को लेंगे जो वर्किंग बेस से छोटे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? छोटे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास संख्या है 91 गुने 93। 91 गुने 93। अगर मुझे 91 का 93 में मल्टीप्लाई करना है तो, अगर मुझे 91 का 93 में मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या समझना है? बहुत छोटी सी बात देखिए, आप बताइए कि 91 100 से कितना छोटा है, हाँ या ना? आप मुझे बताइए कि 93 100 से कितना छोटा है। चेक करिए मेरे भाई, आप मुझे बताइए फटाफट से, आप मुझे फटाफट से इस चीज को बताइए, क्या मैंने जो चीज लिखी वह आपको समझ में आ रही है? नाइन्टी 100 से कितना छोटा है मेरे भाई? 93 100 से कितना छोटा है मेरे भाई? क्या आपने यह लिख लिया? अब चेक करिए, 91 का 7 से या 93 का 9 से सब्सट्रैक्शन होता कितना है? 84। चेक करिए क्या दोनों में एक जैसे नंबर आ रहे हैं? अगर मैं 91 को 7 सब्सट्रैक्ट करता हूं तो क्या 84 आता है? या मैं 93 में से 9 सब्सट्रैक्ट करता हूं तो क्या 84 आता है? क्या दोनों हालत में 84 आता है मेरे भाई? बताइए, आप चेक करके फटाफट से बताइए, क्या दोनों हालत में 84 आता है? क्या मैं 9 और 7 का गुना करूं तो माइनस माइनस का गुना प्लस और 9 7 का 63 हो जाता है मेरे भाई? क्या इनका मल्टीप्लाई 84 63 होगा? चेक करिए, फटाफट से चेक करिए कि जब आप किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो अपने वर्किंग बेस से छोटा हो, जब आप ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं जो अपने वर्किंग बेस से छोटा हो, अब छोटे का मतलब तो आप 50, आप कहेंगे 50 करना है हमको, 70 का गुना करना है। मेरे भाई सारी चीजें सिखाएंगे एक एक करके। अभी आप केवल उन संख्याओं को ले सकते हैं जो वर्किंग बेस से बहुत करीब हो। क्योंकि बहुत दूर की संख्याएं ले लेंगे तो चीजें अभी बड़ी हो जाएंगी, उनके लिए हम अलग कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। अभी आपको केवल उन संख्याओं पर ध्यान देना है जो अपने वर्किंग बेस के आसपास हो, और उनमें मैंने पहले उन संख्याओं का चयन किया है जो वर्किंग बेस से छोटे हों। जैसे 91 और 93, इन दोनों का वर्किंग बेस क्या है मेरे भाई? 100 है, और ये दोनों अपने वर्किंग बेस से छोटे हैं। तो ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं? मैंने कहा लिखिए 91 और चेक करिए कि ये 100 से कितना कम है। आपने कहा 9 कम है, मैंने उसके सामने लिख दिया। मैंने कहा लिखिए 93, चूंकि दूसरी संख्या है 93, और चेक करिए कि ये अपने वर्किंग बेस से कितना कम है। आपने कहा 7 कम है, मैंने लिख लिया 7। बोलिए हाँ या ना, इसमें कोई समस्या है? नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपको क्रॉस चेक करना है। 91 यहां -7 है तो 91 में से 7 घटाना है। मगर आप सही जा रहे हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए देख लीजिए कि जब आपने 91 में से 7 घटाया तो आउटकम क्या आया? 84। क्या वही आउटकम 93 और 9 को घटाने पर भी आ रहा है? ये दोनों आउटकम सेम होने चाहिए, तब उस आउटकम को हम यहां लिख लेते हैं और यहां पर जो संख्याएं बची हैं इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। फिर 84 63, यह मेरा आंसर हुआ। चलिए फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए। अगले सवाल में मैं आपको समझाता हूं। जब मैं 96 का 92 में मल्टीप्लाई करता हूं,
मेरे भाई जब मैं 96 का 92 में मल्टीप्लाई करता हूं, फटाफट से चेक करिए इसका वर्किंग बेस क्या है। आप कहेंगे सर 100 है, तो चेक करिए 96 100 से कितना छोटा है, चेक करिए 92 100 से कितना छोटा है। इनके क्रॉस को चेक करिए, 92 में से 4 अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं कितना आता है, 88। क्या हम 96 में से 8 सब्सट्रैक्ट करें तब भी 88 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, यानी हम 88 लिख सकते हैं। अब हम 8 और 4 का गुना करें मेरे भाई, कितना आएगा, 32। माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, 88 32। चेक करिए मेरे भाई, आंसर क्या हुआ, 88 32। बोलिए आपको बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है, बस चीजों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक एक करके जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, जिन संख्याओं पर कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख दूंगा। प्रैक्टिस आप बनाएंगे तो निश्चित तौर पे, केवल मैंने क्या कहा, अगर आप रोज अपने कैलकुलेशन को बूस्ट करते हैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट से आप नॉर्मली आगे हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी प्रश्न को करने का तरीका देखते हैं और समझते हैं कि 94 को अगर मैं 97 से मल्टीप्लाई करूं मेरे भाई, अगर मैं 94 को 97 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, पहली जिम्मेदारी क्या है, चेक करिए कि इसका वर्किंग बेस क्या है। आप कहेंगे 100 है, तो चेक करिए 94 100 से कितना कम है। आप कहेंगे सर 6 कम है। मैं कहूंगा 97 100 से कितना कम है। आप कहेंगे सर 3 कम है। चेक करिए क्या 94 माइनस 3 91 हो रहा है? क्या 97 माइनस 6 भी 91 होगा? यानी मैं यहां 91 लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 6 3 का गुना 18 होता है? क्या माइनस माइनस का गुना प्लस होता है? क्या मेरा आंसर 91 18 हुआ? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना मेरे भाई। क्या मेरा आंसर 91 18 हुआ? क्या आपको यह बात समझ में आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई। तो चलिए थोड़ा सा संख्याओं को बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा सा संख्याओं को बड़ा करके देखते हैं। अगर मैं 996 का 997 में मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 996 का 997 में मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे करेंगे आप? सबसे पहले चेक करिए इसका नियरेस्ट वर्किंग बेस। आप कहेंगे ये 1000 के पास है, तो मैं आपसे फिर वही प्रश्न पूछूंगा, भाई मेरे ये 996,000 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 4 कम है। 4 कम है इसलिए माइनस सिंबल लगा रहे हैं। मैं पूछूंगा भाई 997,000 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 3 कम है, इसलिए यहां -3 लिखा। क्या इनका डिफरेंस यानी 996 का डिफरेंस 3 से 993 होता है? चेक करिए, क्या 997 का 4 से डिफरेंस भी 993 होगा? मैंने क्या कहा कि दोनों के डिफरेंस 1 से होने चाहिए मेरे भाई। मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों के डिफरेंस 1 से होने चाहिए। चलिए फटाफट से देखिए, 4 3 का गुना क्या होता है? 12 होता है। माइनस माइनस का प्लस होता है। क्या खेला खत्म? बिल्कुल खेला खत्म। याद रखिए ये वर्किंग बेस में जीरो कितने हैं? 3 है। इस वर्किंग बेस में जीरो कितने हैं? 3 है। तो यहां पर डिजिट हमें एटलीस्ट कितने मिलने चाहिए? 3 मिलने चाहिए। अगर नहीं है तो अपने घर से लाकर जीरो लगा देंगे। आंसर क्या हुआ? 993012। चेक करिए फटाफट से, कैलसी उठाइए और चेक करिए क्या आपको यह बात समझ में आ रही है। क्या आप एक तरीके के मात्र के माध्यम से अपने कैलकुलेशन में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं मेरे भाई? बिल्कुल फटाफट से चेक करिए और स्क्रीन कैप्चर करते चलिए। बताइए अगर मैं 995 का 994 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 995 का 994 से मल्टीप्लाई करूं, फटाफट से 1 मिनट में इसको आप पॉज करके भी वीडियो को और आप देखा करिए कि क्या जो चीज समझाई जा रही है क्या वह मैं अपने से कर पा रहा हूं। बिल्कुल। आप सबसे पहले चेक करिए कि ये किस फंक्शनल बेस के पास है। आप कहेंगे सर 1000 के पास है, तो मेरे मुन्ना फटाफट से बताइए ये 1000 से कितना कम है? बताइए ये 1000 से कितना कम है? क्या इनका डिफरेंस 989 होने वाला है? क्या इसमें कोई संशय है? क्या इनका डिफरेंस 989 होगा? इसमें कोई संशय है? आप कहेंगे नहीं है। क्या 5 अंक 30 होता है? आप कहेंगे एक जीरो बढ़ाइए, ये बढ़ा दिया। बताइए क्या 989030 हमारा आंसर होना चाहिए और यही मेरा आंसर है? चेक करिए मेरे भाई फटाफट से, कैलसी उठाइए, चेक करिए। आपकी संतुष्टि जरूरी है, आपकी संतुष्टि जरूरी है मेरे भाई। अगर आपको समझ में आ गया हो चेक करिए, क्या मैं 992 का 989 से मल्टीप्लाई करूं? क्या मैं 992 का 989 से मल्टीप्लाई करूं?
आप इसको फटाक से कर देंगे। बताइए किस फंक्शनल बेस के पास है? आप कहेंगे सर 1000 के पास है। मैं कहूंगा 992,000 से कितना कम है? 8 कम है। 989,000 से कितना कम है? 11 कम है। क्या इनका डिफरेंस चेक करिए, क्या इनका डिफरेंस एक जैसा है? क्या 992 में से 11 घटा देने पर, क्या 992 में से 11 घटा देने पर 989 मिल रहा है हमको? क्या यह डिफरेंस भी इतना ही आएगा? अगर ये दोनों सही है तो क्या मैं इनका गुना कर दूं? क्या माइनस माइनस का प्लस हो गया? क्या यहां 2 डिजिट आई है? क्या हमको 3 चाहिए? क्या हमारा आंसर 981,088 होना चाहिए? क्या यही है? बोलिए हाँ या ना मेरे भाई। फटाफट से चेक करके मुझे समझाइए, क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आपने ऐसे संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन चेक किया जो अपने फंक्शनल बेस से छोटे हैं। आप इसके आगे और बड़ी संख्याओं का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप 9986 का 9994 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि इनका फंक्शनल बेस क्या है। बस आपको याद रखना है इनका फंक्शनल बेस क्या है। तो फटाफट से मेरे भाई चेक करके बताइए कि ये अपने फंक्शनल बेस से कितना कम है। फटाफट से मेरे भाई चेक करके बताइए ये अपने फंक्शनल बेस से कितना कम है। क्या इनका डिफरेंस एक जैसा है? क्या इसे 84 लिखूंगा? क्या कुछ कमी रह गई? फटाफट से बताइए क्या कमी रह रही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो फटाफट से बताइए मेरे भाई क्या कमी रह गई है। बिल्कुल बताइए। कहेंगे कि सर यहां पर 4 जीरो है तो आपने कहा था एटलीस्ट यहां 4 डिजिट होना चाहिए, तो मैं मना नहीं कर रहा हूं मेरे भाई। आंसर क्या हुआ? 998,00084। चेक किया, आंसर आया बिल्कुल। फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए, चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं उन संख्याओं पर विच आर मोर टू इट्स फंक्शनल बेस। वे संख्याएं जो अपने फंक्शनल बेस से ज्यादा होंगी उनका गुना कैसे करेंगे मेरे भाई? फटाफट से चेक करिए। जो संख्याएं अभी हमने चेक किया, जो संख्याएं अपने फंक्शनल बेस से छोटी थी उनका हाल। अभी हमें चेक करना है वे संख्याएं जो अपने फंक्शनल बेस से बड़ी हैं। सपोज करिए 111 का 107 में मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई। फटाफट से चेक करिए, 111 का 107 में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला काम क्या है? इसका फंक्शनल बेस चेक करना। ये किसके नजदीक है? आप कहेंगे 100 के नजदीक है। तो मुझे बताओ 111 100 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। 107 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। क्या इनका जो भी सम है, जैसे 111 चूंकि ये +7 है तो 111 और 7 कितना हुआ? 118। अथवा 107 और 11 जोड़ेंगे तब भी 118 ही आएगा। अब इनका गुना 11 सते 77, यहां 0 2 तो यहां अंक 2 चलेगा। 11877। क्या यह आपका शानदार सा आंसर आपके सामने है भाई? चेक करिए, बताइए हमें, क्या आप इस बात को पकड़ पा रहे हैं? अगर पकड़ पा रहे हैं तो फटाफट से मुझको आंसर चाहिए। आप बताइए 115 का 104 में मल्टीप्लाई करके। फटाफट से बताइए चेक करके, क्या आपको पता लगा कि आपको क्या करना है? आपको फंक्शनल बेस चेक करके बताना है कि 115 अपने फंक्शनल बेस से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। 104 अपने फंक्शनल बेस से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 115 का 4 में चाहे एडिशन कर दीजिए, चाहे 104 का 15 में एडिशन कर दीजिए, हर हालत में आपको क्या मिलेगा? 119। और 15 का 4 में गुना 60। क्या आंसर आया? 11960। चेक करिए मेरे भाई, क्या आंसर आया? 11960। क्या आपको यह बात समझ में आई? क्या आप अब इस सवाल को अपने लिए एक चुनौती मानते हैं? नहीं मानते तो फटाफट से बता दें क्या होगा। क्या 108 अपने फंक्शनल बेस से 8 ज्यादा है? क्या 117 अपने फंक्शनल बेस से 17 ज्यादा है? क्या 117 और 8 का सम 125 होगा मेरे भाई? क्या 117
और 8 का सम 125 होगा? क्या 108 और 17 का सम 125 होगा? यानी क्रॉस में आप चेक करिए, दो के दोनों वैल्यू एक जैसी ही आएंगी। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। फटाफट से बताइए। फटाफट से बताइए, क्या कहानी बन गई? क्या कहानी में ट्विस्ट आया? यहां 2 अंक होने चाहिए, यहां 2 अंक होने चाहिए, तो ये तीसरा अंक कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा। चेक करिए, क्या यही गलती हो रही थी आपसे? इसीलिए मैं रुक गया आपके पास कि आप एक बार पहले इसको चेक करके देखिए, क्या आप कर पा रहे हैं मेरे भाई? बस बहुत छोटी सी चीज है जिसे हमें समझ के चलना होगा कि अगर इसका फंक्शनल बेस 100 है तो यहां पर 2 डिजिट ही आनी चाहिए। 2 से ज्यादा आएंगी तो आगे बढ़ा दूंगा, कम आएंगी तो अपने से यहां 2 डिजिट बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ में आई है। थोड़ा सा सवाल के हम सेगमेंट को ताने और हम आपसे पूछें, क्या आप 1013 का 1005 में मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार है मेरे भाई? क्या आप 1013 का 1005 में मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने इसका फंक्शनल बेस ढूंढ लिया? फटाफट से पहला प्रश्न अपने आप से ये करो कि क्या आपने इसका फंक्शनल बेस ढूंढ लिया? आप कहेंगे जी बिल्कुल ढूंढ लिया। तो फटाफट से बताओ कि अपने फंक्शनल बेस से कितना ज्यादा है? ये अपने फंक्शनल बेस से कितना ज्यादा है? क्या इनके क्रॉस में किसी का भी सम हम लेकर चुपचाप इसको 1018 लिख सकते हैं? क्या कोई रोक सकता है? क्या 13 पंचे 65 करने में कोई बाधा है? क्या मुझको आंसर लिखने में कोई बाधा होनी चाहिए? क्या मेरा आंसर चकाचक आ गया? फटाफट से बताइए, क्या यह आंसर सही है? क्या यह आंसर सही है? आंसर में कहां गलती है? बिल्कुल, फटाफट से चेक करिए भाई। यहां 3 जीरो है तो यहां पर 3 अंक होना जरूरी है। अगर यहां 3 जीरो है तो यहां 3 अंक होना जरूरी है। अगर नहीं है तो मैंने क्या कहा, घर से लाकर लगाएंगे। तो 1018065। चेक करिए आंसर, चेक करिए मेरे भाई आंसर। क्या हो गया? क्या आप इस सवाल को अपने से अपने लिए एक चुनौती मानेंगे? ठीक है, अगर ये आपके लिए चुनौती है तो ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। फटाफट से इसको आप निपटा दीजिए। ठीक है, फटाफट से इसको निपटाकर आंसर बता दीजिए। ठीक है, बोलिए मेरे भाई, फटाफट से आप आंसर निपटा कर बता दीजिए। अगर हो गया है तो आगे चलते हैं। आपने पहला प्रश्न क्या किया था? आपने अभी इसमें पहला प्रश्न क्या किया मेरे भाई? आपने पहला प्रश्न किया ये, यानी 96 का 92 में मल्टीप्लाई किया। सॉरी, पहला प्रश्न 91 का 93 में मल्टीप्लाई करना था। कोई बात नहीं, हमने इसी को मान लिया तो कोई बात नहीं है। मुझे केवल आपको यह सिखाना है कि अगर 96 का 92 में मल्टीप्लाई करना था तो क्या यह बात आपको समझ में आई है? अगर आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई है, तो क्या आप इसका फंक्शनल बेस पहचान पाए हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल पहचान लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि पहली संख्या अपने फंक्शनल बेस से कितना कम है और दूसरी संख्या अपने फंक्शनल बेस से कितना कम है? आप कहेंगे सर आपके सामने ही लिखा है, हम बता चुके हैं। बता पाएंगे नहीं, हम बता चुके हैं। तो ठीक है मेरे भाई, क्या इनका गुना 32 होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो बताइए 8 4 12, अगर 100 में से 12 निकाला जाए, अगर 100 में से 12 निकाला जाए तो क्या 88 आएगा? और 88 का 100 में गुणा 88 100 होता है। क्या उसमें अगर 32 जोड़ दिया जाए तो क्या मेरा यह आंसर ऐसे भी 8832 आ सकता था? चेक करिए, क्या इस सवाल के बाई मेथड को, दूसरे मेथड को आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई? क्या मैंने कहा बस अगर फंक्शनल बेस पता है तो फंक्शनल बेस माइनस पहली संख्या कितनी कम है, माइनस दूसरी संख्या कितनी कम है, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई।
यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर फंक्शनल बेस x है तो x माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। ये ए बी क्या है? दोनों संख्याओं का डिफरेंस, ये अपने फंक्शनल बेस से कितना कम है, वो डिफरेंस ए और बी है। इस प्रश्न में देखिए, जैसे 94 और 97 का आपको मल्टीप्लाई करना था, इसका फंक्शनल बेस क्या था? 100 था, और 100 में से अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा? ये कितने कम है? कुल मिलाकर 9 कम है, तो 100 में से 9 जाएगा तो 91 होगा, और 91 का 100 में गुणा 91 100, और यहां क्या लिखेंगे? प्लस ए बी 6 18, तो 91 100 और प्लस 18 क्या आ गया मेरे भाई? 9118। चेक करिए, कहा आपको कॉन्सेप्ट से भर देंगे, आपको तय करना है जो भी मेथड आपको जहां सही लगे वहां अप्लाई करिए। किसी भी मेथड को हमें लेकर बैठना नहीं है, ना किसी मेथड से चिपकना है, और ना ऐसी उम्मीद करनी है कि कोई एक मेथड कोई हमको बता देगा जिससे सारा मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कहने और ऐसा समझने वाले और ऐसी इच्छा रखने वाले सारे लोग बेकार की मेहनत कर रहे हैं। चूंकि आप बुद्धिमान या आप सफल इस फील्ड में तभी बनेंगे जब आप यह ध्यान दे लें कि मैं सभी प्रश्नों को किस तरीके से कर पाता हूं। जिस प्रश्न का डाटा जैसा रहेगा उसी के अनुकूल आपको, उसी के प्रोप्रिएट आपको वहां पर टैक्टिक अपनानी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, चेक करिए, आपने ये सवाल किया था, अगर इसका फंक्शनल बेस 1000 था तो 1000 इंटू 1000 यहां माइनस करिए, माइनस क्या करना है? 4 3 7 और प्लस 7 4 3 12। चेक करिए, 100 में से 7 गया, 1000 में से 7 गया, क्या आया? 993। 993 का 1000 में मल्टीप्लाई क्या होगा? 993,000 और प्लस 12, तो आंसर क्या आएगा? 993,012। आंसर के बगल आंसर, आंसर के बगल आंसर, मेथड अलग है। चेक करिए मेरे भाई, फटाफट से चीजों को आराम से पॉज करके देखिए और चेक करिए कि आपको बात समझ में आ रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पर फंक्शनल बेस कितना है? 1000, और 1000 दोबारा लिखकर माइनस इसका सम 11 और 8 कितना हुआ? 19 प्लस 11 8 88, यानी पहले एक बार इनको जोड़कर लिखना है, फिर इनको गुणा करके लिखना है। तो 1000 में से अगर 19 घटाया जाए, 1000 में से 19 घटाया जाए तो क्या आएगा मेरे भाई? 981, और इस 981 का 1000 में गुणा करें तो क्या आएगा? 981,000 और प्लस 88, तो आंसर क्या हुआ? 981088। बोलिए हाँ या ना। क्या यह मेथड समझ में आ रहा है आपको? क्या यह मेथड आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या हम आगे चलने के लिए तैयार हैं? चेक करिए, क्या इसका फंक्शनल बेस 100 था? बस पिछले सवाल में देखिए यहां माइनस करते थे, अब ये ज्यादा है इसलिए प्लस कर रहे हैं। प्लस क्या है? 11 7 18, और आगे क्या करेंगे? बस प्लस के बाजार में सब प्लस ही रहेगा। 11 7 77, ठीक है। तो 100 और 18 कितना हुआ? 118। 118 का 100 में गुणा किए तो क्या आया? 118,000, और ये क्या है मेरे भाई? 77, तो आंसर क्या आया? 11877। चेक करिए, यानी किस तरीके से फॉर्मूला सेट हुआ? x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। चेक करिए मेरे भाई, चेक करिए, इसका फंक्शनल बेस क्या है मेरे भाई? 100 है, तो x की वैल्यू क्या हुई? 100 हुई। तो हमें किस तरीके से इससे निपटना है? ये ए बी क्या है? इन संख्याओं का डेविएशन, ये अपने फंक्शनल बेस से कितना कम या ज्यादा है। ठीक है, चेक करिए, यहां मैंने रखा 100, यहां मैंने दोबारा रखा 100 प्लस ए प्लस बी, यानी 15 और 4 कितना हुआ? 19, और 15 चौके 60, तो 100 और 19 कितना हुआ? 119, और इस 119 का 100 में गुणा करेंगे और 60 जोड़ेंगे, क्या हमारे पास वही आंसर है? चेक करें मेरे भाई, बस आपको इतनी सी बात समझानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब हमने देख लिया कि संख्या छोटी है तो कैसे करेंगे, बड़ी है तो कैसे करेंगे। मैं आपको इन दोनों का मिला जुला एक प्रारूप सिखाता हूं। जब हमें एक संख्या ऐसी मिले जो फंक्शनल बेस से बड़ी हो और दूसरी संख्या ऐसी मिले जो फंक्शनल बेस से छोटी हो। अभी हम या तो छोटी ही छोटी या बड़ी ही बड़ी का मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि एक संख्या हमारे पास ऐसी है जो फंक्शनल बेस से बड़ी है और एक संख्या ऐसी है जो फंक्शनल बेस से छोटी है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, चेक करिए इनका फंक्शनल बेस। इनका फंक्शनल बेस चेक करिए भाई, बताइए कि पहली संख्या अपने फंक्शनल बेस से कितना ज्यादा है, दूसरी संख्या अपने फंक्शनल बेस से कितना कम है। क्या 108 में से 4 घटाएं या 96 में 8 जोड़ें, दोनों हालत में 104 आ रहा है? आप कहेंगे जी आ रहा है। क्या 8 और 4 का गुणा 32 होता है? क्या प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है? आप कहेंगे सर सारी बातें आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 104 104। और जब -32 आए तो लिखना क्या है, ध्यान दीजिए, -32 को लिखना है 68। क्यों, क्योंकि 100 - 32 बराबर 68 होगा। अब आप कहेंगे 100 कहां से आ गया। ध्यान दीजिए मेरे भाई, इस 104 में हम इन दो डिजिट को पीछे जोड़ते आए थे। कैसे जोड़ते थे, दरअसल ये 104 नहीं बल्कि ये है, और अगर ये -32 है तो इसी में से घटेगा। तो आपको पता ही है, अभी हमने सीखा था कि इसको 103 लिख देना है और 9 में से 3 घटाना है और 10 में से 2 घटाना है। बोलिए आंसर आया, बोलिए आंसर आया मेरे भाई। चेक करिए क्या आंसर आपका आ गया। क्या आप अपने आंसर से खुश हैं? तो क्या आप 89 × 109 को फटाफट से टैकल करके बताएंगे मुझे? जी बिल्कुल बताइए, 89 कितना कम है अपने फंक्शनल बेस से? जी बताइए 109 कितना ज्यादा है? चेक करके बताइए। क्या ये हर हालत में 98 आने के लिए तैयार है? क्या 11 × 99 होता है? सारी बातें ठीक है। अगर ये 9800 है तो 9800 में से 99 घटाना है, यानी इसे एक कम करके लिख दूं, और 10 में से 9 में से 9 गए 0 और 10 में से 9 गए 1। क्या यही मेरा आंसर होगा? क्या पिछला सब्सट्रैक्शन भी यहां काम आ रहा है? यही सारी चीजें आपको प्रो बनाती हैं मुन्ना। बाकी का लगे तो सारे ही लोग हैं, कई लोग कई सालों से लगे होते हैं, मगर वह अपने आप को बदलने के लिए नहीं तैयार होते, वह चीजों को सीखने के लिए, उन पर नए प्रयोग करने के लिए नहीं तैयार होते। तो कंपटीशन क्या है इसको समझिए, नॉलेज कंपटीशन नहीं है। मैं समझता हूं कि तमाम ऐसे बच्चे हैं इस फील्ड में जो कि बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं मगर सफल नहीं हो पाते। उसका कारण यह है कि वो ट्रेडिशनल मेथड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरी बात याद रख लो मुन्ना, जितना भी दिन आपको समय खराब करना है खराब कर सकते हो, मगर जब तक आप अपने मेथड को प्रो मेथड पे नहीं ले आओगे तब तक सिलेक्शन दूर दूर तक आपको छुएगा नहीं। इसलिए जरूरत है कि आप अपने सिलेक्शन के लिए ये चीज निर्धारित करें और इन चीजों को इस तरीके से सीखें। मैं आपको एक और एक्टिविटी इस पे करके बता देता हूं, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए, अगर मेरे पास एक संख्या हो 1013 और उसका मुझे मल्टीप्लाई करना हो 986 में, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनका फंक्शनल बेस ढूंढूंगा। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि 1013 अपने फंक्शनल बेस से कितना ज्यादा है, मुझे बताइए 986 अपने फंक्शनल बेस से कितना कम है। क्या हर हालत में यह इतना आने के लिए तैयार है? क्या 14 का 13 में गुणा कोई बताएगा मुझको? कौन कह रहा है 182? बताइए भाई। चलिए लिख लेते हैं 182। क्या ये सब्सट्रैक्शन में होगा? क्या 3 संख्या यहां होनी चाहिए थी? तो क्या यह 99900 माइनस 182 की कहानी है? क्या इसको मैं 998 लिख दूं? क्या मैं 9 में से 1 घटा दूं? क्या मैं 9 में से 8 घटा दूं? क्या मैं 10 में से 2 घटा दूं? क्या आंसर आ गया? बोलिए मेरे भाई, हाँ या ना?
बस इसी तरीके के टेक्निक आपको प्रयोग करने हैं, मगर ये आपके तब तक काम में नहीं आएगा मेरे भाई जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करते। यानी अपने प्रैक्टिस सेशन में इसको ले आइए। मैंने इस वीडियो में आपको सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, अभी मल्टीप्लिकेशन केवल शुरू हुआ है, सबट्रैक्शन के मैंने मेथड बताए, एडिशन के मेथड कुछ बताए, मल्टीप्लिकेशन का कुछ मेथड बताया। इन सभी को अपने डेली प्रैक्टिस में ले आइए और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के बढ़िया और रिच और कॉन्सेप्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।